एक्शन सर्जिकल स्ट्राइक का कब किया जाएगा? मैं समझता हूँ टाइम ऑफ ओन चूजिंग, प्लेस ऑफ ओन चूजिंग होगी। ना तो पब्लिक को पता लगेगा, आपको मेरे को, और ना ही पता लगना चाहिए। जिस दिन हो गया पाकिस्तान बताएगा कि वो हमारे ऊपर क्या हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। पुंछ के भिंबर गली में कल सेना के ट्रक में आग लग जाती है जिसमें 5 जवान शहीद हो जाते हैं। आज उसी पर बातचीत करने की जरूरत है क्योंकि पहले कहा जाता है कि आसमानी बिजली गिरी, शाम होते होते खबर सामने आती है कि ये आसमानी बिजली नहीं थी, ग्रेनेड अटैक आतंकियों की तरफ से सेना के ट्रक पर किया गया था। ये बहुत बड़ी खबर थी और जिस हिसाब से सेना के जवानों की शहादत, उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, उसको देखकर खून खौलने लग पड़ा था। खासकर मेरे जैसे फौजियों का खून तो उबाले उस तब से खा रहा है। और लेकिन यह हादसा हुआ कैसे दोस्तों? भिंबर गली कहां पे है और क्या सेना अब बड़ा पलटवार करने की तैयारी कर रही है? और ये भिंबर गली दोस्तों वही है जहां पर 2022 में भी एक अटैक हुआ था और 1 महीने तक ऑपरेशन चला था, लेकिन आतंकी मिले नहीं थे। हमने 5 से 7 जवान वहां पे खो दिए थे। उससे पहले भी वहां पर कई बैट हमले हो चुके हैं। तो क्या अब यहां पर एक बड़ा मेजर ऑपरेशन करने की जरूरत है? इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि क्या इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है? क्या पाकिस्तान की आर्मी इस हमले के पीछे जिम्मेदार थी? क्या वो आतंकी हैं जो भारत के अंदर आस्तीन के सांप हैं, उन्होंने ये अटैक किया है और फिर वो जो जंगल है उनके अंदर जो गुफाएं हैं उसके अंदर छुप चुके हैं? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, और खासकर सवाल ये भी कि गाड़ी अकेली क्यों थी? गाड़ी सीआई ऑप्स एरिया में अकेली नहीं निकलती है, गाड़ी के साथ कम से कम 2 से 3 गाड़ियां और होती हैं। अकेली गाड़ी कैसे थी? और साथ ही अब सेना क्या करेगी, यह समझने की जरूरत है। और खास मेहमान, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट जिन्होंने अपनी सर्विस का कम से कम 15 साल इस एरिया में दिया है, मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सर वहां पे मौजूद भी रहे हैं, उन्होंने कई सीआई ऑपरेशन की अगुवाई भी की है। तो आज उनसे समझते हैं कि क्या कुछ भारतीय सेना को करने की जरूरत है। जय हिंद साहब, सबसे पहले तो मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर, आपको जय हिंद मेरी तरफ से। जय हिंद राजेश। सर, मुझे बहुत जरूरत पड़ी आपकी, मुझे खासकर बुलाना पड़ा आपको क्योंकि कुछ जो पिछले दिन हुआ है मुझे उसको समझना था और मुझे लगा कि डिटेल्स में आपके सिवा शायद चीजों को कोई और इतने अच्छे से समझा नहीं पाएगा। पुंछ और रजौरी को लेकर आपकी जो पकड़ है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं सर। सर, कल एक हमला होता है, उस हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं। भिंबर गली में ये हमला किया जाता है। पहले कहा जाता है कि आसमानी बिजली गिरी है, लेकिन शाम होते होते तस्वीर साफ होती है कि आसमानी बिजली नहीं थी, ग्रेनेड से अटैक था। मेरा सवाल सर पहला ये कि ग्रेनेड अटैक लगने से क्या इस प्रकार से गाड़ी में आग लग सकती थी, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे हथियार का आरपीजी का इस्तेमाल किया गया हो, या फिर ऐसा हो कि ग्रेनेड अटैक के बाद आतंकियों ने गाड़ी में आग लगाई हो? आपका क्या कुछ कहना सर इसके बाद? राजेश, ऐसे है कि ये जो भिंबर गली पुंछ रोड है या एक्सेस है, ये भिंबर गली संग्योट की तरफ ये गाड़ी जा रही थी, इतनी जानकारी है। अच्छा, अभी क्या है, ये बड़ा थिकली फॉरेस्टेड एरिया है। अभी जो ये किस्सा हुआ है बड़ा दुखद है, बहुत दुखद वाला है। और आपने ये सवाल जो किया है कि ग्रेनेड इस्तेमाल हुआ है, वेल राइफल ग्रेनेड जो हैं आरपीजी ऐसे इस्तेमाल होते हैं। और मैं समझता हूं कि जो उनका टारगेट एम जो उन्होंने किया है गाड़ी का, वो उसका फ्यूल टैंक को किया है। फ्यूल टैंक को उन्होंने किया है विद पक्का मुद्दा, उनका मकसद था कि गाड़ी को आग लगे, क्योंकि गाड़ी को आग लगी है तो उस समय ऐसे फ्लेम्स निकलते हैं कि जो अंदर गाड़ी में पैसेंजर्स होते हैं उनका निकलना नामुनासिब ही हो जाता है। और उन्होंने उस हद तक अपना एम अचीव किया है। सो ये जो टारगेटेड किलिंग हुई है इस गाड़ी की, ये प्री प्लान्ड ऑपरेशन है।
और इसमें मुझे जितनी जानकारी मिली है, इसमें जैश ए मोहम्मद जो है उसके जो ग्रुप है जी, वहां पे ऑपरेट करते हैं, वो ये PEAFF का नाम सामने आ सकता है। पीपल्स फेसिस्ट पार्टी है कोई, PFP, जी, पीपल फेसिस्ट पार्टी, जी, उसका हाथ है इसमें, और उन्होंने जैश ने इसकी ओनरशिप भी ली है। ठीक। लेकिन सर एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जब मैं चीजों को देखता हूं, क्योंकि हमने भी सीआई ऑप्स में काफी ऑपरेशन किए हैं, लंबा सर्व हमने भी किया है, आपने भी किया है, मैंने भी सर्व किया है। क्या ऐसे इलाकों में सिंगल गाड़ी की मूवमेंट अलाउड है? मैं तो जानता हूं कि 2 से 3 गाड़ियां एक साथ में निकलती हैं, या क्या ये एक चूक हुई है? अ, राजेश, ये आपका जो सवाल है, ये सारे देशवासियों को ये सवाल सामने आ रहा होगा कि प्रोसीजर कैसे हुआ है, और आर्मी में भी ये सवाल ज़रूर पैदा हुआ है कि जी, कैसे ये सिंगल गाड़ी ऑपरेट हो रही है। अभी देखें, गाड़ियाँ इस एरिया में नॉर्मली सिंगल नहीं जाती, एक बिल्कुल साहब। कॉन्वॉय में जाती है, और जब भी व्हीकल मूवमेंट होती है उससे पहले रोड ऑपरेटिंग पार्टी जो होती है, जिसको हम ROPs बोलते हैं, वो रोड क्लियरेंस करके, और जो टुकड़ियों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर हमारे जवान तादाद होते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, उनको वो सिग्नल देते हैं जी, कि उनके साइड से भी स्टैंड ऑफ डिस्टेंस में जो बोल रहा हूँ कि क्लियरेंस है। तो ये तो एक जी, ड्रिल जी, है फौज की, और ये बड़ी पुरानी ड्रिल है। अभी मैं समझता हूँ ये 25 30 साल पुरानी ड्रिल है, और बहुत ही सख्ती से कैरी आउट होती है। अभी इसमें क्या हुआ है कि आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, करीबन 15 20 साल पहले एक ऑपरेशन सर्पनाश किया गया था, रोमियो फोर्स ने किया था। उसमें पूरे इस इलाके को उन्होंने काफ़ी सैनिटाइज किया था, और सैनिटाइज करते हुए बिल्कुल, नो काफ़ी डाउट। सीरियस ये टेररिस्ट एक्शन से काफ़ी फ्री हो गया होता है, जिसको हम डोरमेंट बोल सकते हैं। तो अभी जी, क्या है कि इस हालात में, कल 20 अप्रैल का दिन था, कोई जी, ऐसे छुट्टी छुट्टी वाला दिन नहीं था, और ड्राई डे बताते हैं था। तो अगर ड्राई डे होता है, अगर कोई गाड़ी को मूव करना है, तो ऑल द जी, मोर इम्पोर्टेंट, और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि एक सिंगल गाड़ी नहीं मूव करेगी, उसमें 2 गाड़ियां और साथ एस्कॉर्ट होनी चाहिए, वैसे मूव करनी चाहिए थी। ये कौन सी हालात थी, कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आई, जो कि पल्टन या फॉर्मेशन ने ऑथराइज किया ये सिंगल गाड़ी की मूवमेंट होगी? तो अगर ये हुई है, तो मैं समझता हूं कि कोई इमरजेंसी आई, पर अगर इमरजेंसी भी आई थी, तो जो हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो हमारी बैटल ड्रिल्स हैं, उससे कोई डिविएशन नहीं होनी चाहिए, ये मेरा विचार है। तो ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होती है, उसमें ही सामने आएगा कि ये कैसे हुआ है। क्योंकि देखें, 5 जवानों का जाना, ट्रेन जी, सोल्जर्स, ये देश के लिए बहुत ही बड़ा लॉस पड़ता है। फौज के अंदर पलटनों में एक बहुत बड़ा लॉस महसूस होता है, और हम हमेशा भी बोले जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से होता है ये एक्शन, पर मैं समझता हूँ वो एक काउंटर एक्शन करने से जो हम गवा बैठते हैं, वो वापस नहीं आता। बिल्कुल साहब। लेकिन एक चीज सर, देखिए मैं भी फौजी रहा हूं, आप भी फौजी रहे हैं सर। जिस हिसाब से हमारे जवानों के शव पड़े थे, वो देखा नहीं जा रहा था साहब। वो, मैं क्या बोलूं कि जब मैंने वो चीजें देखी, जब तस्वीरें मेरे सामने आई, तो कहते हैं कि मेरा अंदर का खून खौल रहा था। मुझे मुझे फिर वो चीज, जो एक जोश अंदर होता है कि नहीं हमने वो बदला लेना है, क्योंकि अर्धजली जवानों की बॉडियां पड़ी हैं, तो गोली लगने से चले हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन ये कल का जो नजारा था वो बहुत अलग था। और जो मेरे वहां पे रिपोर्टर थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी ये कहा कि इस वक्त जवानों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और जवान किसी भी हद तक जाकर इसका बदला लेना चाहते हैं। हम स्टूडियो में बैठकर जब इतना गुस्से में आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जिस यूनिट के साथ ये हुआ है, वो यूनिट छोड़ने वाली नहीं है। देखिए राजेश, ये तो एक बिल्कुल माइंड का और फौज का ये हिस्सा है कि कभी ऐसे जो लॉस होता है, उसको हमने ओवरकम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम काउंटर एक्शन करें, वो तो जी, ज़रूरी है। पर मेरा पहला जो पॉइंट ये है कि ऐसा एक्शन क्यों हम होने दे रहे हैं। इंटेलिजेंस जी, इनपुट्स अगर हैं, किस प्रकार की हैं, स्पेसिफिक है, जनरल है, उसमें हमने क्या प्रिकॉशंस ली। अभी हम जी, बेशक काउंटर एक्शन करेंगे, उसका लॉस जी, अगर हम
अवेंज करते हैं, रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं, उससे जो नुकसान हुआ है वो वापस नहीं आता। और हमेशा हम अगर ब्लेम कर देते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, हम क्यों होने दे रहे हैं? हम उनको क्यों नहीं दबा के रख रहे? और ये दबाव हमारे ऊपर क्यों पड़ रहा है? मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं अपनी फौज के ऊपर भी ये सवाल करूंगा, अपनी सरकार के ऊपर भी ये सवाल करूंगा कि क्यों क्यों हमारे में कैसी नरमी है? क्यों नहीं हमारी बैटल ड्रिल्स, ऑफेंसिव एक्शन होना चाहिए। और ये ऑफेंसिव एक्शन मतलब है जब हमारी मूवमेंट्स होती हैं तो ये जो टेररिस्ट होते हैं इनको इतना डर होना चाहिए कि वहां से निकल नहीं सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पर अभी देखें, जैसे गाड़ी में आग लगी, आपका कहना सही है, जो भी देखेगा ये उसको सह नहीं सकता। इतना वो बहुत ही, वो गाड़ियों में जब आग लगती है हम जानते हैं कि कैसे हो जाती है, बॉडी पूरी चार हो जाती है। जी, एक एक चीज और साहब, क्योंकि पुंछ में आपने लंबा सर्व किया है, जो ये इलाका बता रहा है भिम्बेर गली वाला, इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो जंगल है इतना घना है कि दिन में भी अंधेरा वहां पे रहता है। इस जंगल के अंदर ऐसी गुफाएं हैं कि जहां पे हाइडआउट आतंकियों के बने हो सकते हैं, वो वहां पे जाकर छुप जाते हैं। तो क्या इस जंगल के अंदर दिन में या रात में इतनी रोशनी करने की जरूरत है कि आतंकी हमला करके वहां पर छुप ना पाए? देखिए राजेश, ये जो इलाका है इसको बत्ता तोरिया के नाम से कहलाया जाता है और ये बहुत ही घना जंगल है, पहाड़ी का इलाका है। और जो नॉर्मल नेचुरल लाइट है वेजिटेशन के नीचे वो काफ़ी डिफ्यूज हो जाती है, काफ़ी कम लाइट पड़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें टेररिस्ट को एक नेचुरल हाइड आउट मिल जाता है। पर टेररिस्ट कहाँ से आते हैं, वहां कैसे पहुंच जाते हैं? पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान से ही आ रहे हैं तो ये सारा एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल से पार करके आ रहे हैं। या दूसरा है कि लोकल है ये, इसको अभी फिर से जांच ही बताएगी कि क्या सिचुएशन है। अभी ये जो फॉरेस्ट है, देखें इतने बड़े इलाके को, फॉरेस्ट को इल्यूमिनेशन करना ये बहुत ही एक कठिन काम है। आप कर भी लो, आप अगर कुछ लगाएंगे भी, जैसे आप समझो, मैं एक मिसाल देता हूँ, फ्लड लाइट तो बहुत छोटी चीज होगी ना इस फॉरेस्ट में। हाँ, तो कब तक रहेगी? कोई ना कोई डिस्ट्रॉय करेगा। जानवर घूमते हैं, ये टेररिस्ट ही घूम रहे हैं। हाँ, कुछ विलेजर्स की इनको सपोर्ट भी होती है। तो ये मैं समझता हूँ पॉसिबल नहीं होगा। बट मेरे कहने का मतलब ये था, मैं उस एंगल से चीजें कह रहा था कि एक बड़ा ऑपरेशन करने की यहाँ पे जरूरत है। क्योंकि सर मैं चीजें देख रहा हूं तो 2022 में यहाँ पे हमारे 5 से 7 जवान शहीद हुए। हमने 10 से 12 दिन, यहाँ पे 1 महीना तक सर्च ऑपरेशन चला था, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पाया था। उसके बाद हम रजौरी में देखते हैं, वहां पर आधार कार्ड मांगकर 3 से 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो क्या इस इलाके को एक बार फिर से बड़ा ऑपरेशन करके जो भी मिलिटेंसी वहां पे छुपी है या स्लीपर सेल है उनको खत्म करने की जरूरत है? ये मैं काफी हद तक आपके साथ सहमत हूं कि ऐसा ऑपरेशन करने की जरूरत है। 2022 का जो किस्सा था वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक था। और मैं ये जानकारी हमें चाहिए कि हमने उस सबक से क्या सीखा। उस समय इतनी फौज लगी, 30 दिन तक सर्च करते गए, हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट हुए, सब कुछ हुआ था, एयर को भी हम लाए, पर हमें कामयाबी नहीं मिली। मैं समझता हूँ वो फौज के लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं थी। पर हमें यह भी समझना चाहिए कि जब ये मिलिटेंसी ऑपरेशंस होते हैं, काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस होते हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होते हैं, तो इसमें ऐसे किस्से ज़रूर हो जाते हैं और 100% सक्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नहीं मिलती। अभी देखिए, अगर 100 एक्शन हुए हैं या 100 इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की होगी तो 90 बारी तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको पकड़ के दबा के सक्सेस फतेह हासिल की हुई है। पर ये जब इक्का दुक्का केस निकल जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक एडवर्स फैक्टर आ जाता है सामने। और इसमें कोई शक नहीं है कि देखो, हम लोग एप्सपा वाले की बात करते हैं कि इसको हम उठा दें, ये कर दें, ये सब इलेक्शन स्टंट है। मैं बता रहा हूँ, ये इलेक्शनों को करने के लिए पार्टी समझती है। मैं समझता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में कभी भी सिचुएशन नहीं शांतिपूर्ण बनेगी। पाकिस्तान कभी होने नहीं देगा। उसका एग्जिस्टेंस जितना थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इकोनॉमिकली तो खत्म है, अपनी पार्टीबाजी में खत्म है,
बस एक ये मुद्दा है उसको जो सांस दे रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि दुश्मन कौन है और उसके जो बनाए हुए टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान डीप स्टेट के साथ, ये हमारे दुश्मन है। अगर हमें पता है दुश्मन है तो मैं हथियार डाउन नहीं कर सकता, मेरी नजरें बंद नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूं कि ये जो 2022 का सबक था, और रिसेंटली यस मैं आपके वो टीवी चैनल में भी आया था जबकि हुआ था रजौरी में, तो उसका था मैंने बोला था कि विलेज गार्ड जो है डिफेंस गार्ड उसको बहुत एक्टिवेट करना है, और उसके ऊपर जब करते हैं एक्टिवेट तो उनके ऊपर भी हमें एक काउंटर सर्वेलेंस करना पड़ता है कि वो कहीं मेल मिलाप तो नहीं कर लिया दुश्मन के कैंप में टेररिस्ट वालों के साथ। तो ये जो एरिया है इसमें जरूरी बात है कि एक मॉपिंग अप ऑपरेशन, कॉर्डन सर्च करके एक मॉपिंग अप ऑपरेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बेशक अटैक हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमको ड्रोन्स को बहुत ज्यादा तादाद में, स्वार्म ड्रोन्स भी मैं बोलूंगा, मैं सख्ती के साथ ये बोल रहा हूं, उसको इस्तेमाल करें। ट्रैकर डॉग्स, स्निफर डॉग्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल करें, और एक कोम्बिंग ऑपरेशन, मैंने मॉपिंग अप बोला, कोम्बिंग ऑपरेशन चारों डायरेक्शन से कैरी आउट किया जाए। और जितने भी यहाँ पे गांव हैं, देखो वो वहां तक नहीं पहुंच सकते इस एरिया में जबकि उसको लोकल सपोर्ट नहीं है। ये जितने भी गांव हैं इनके ऊपर राउंड अप करके, इनकी सर्वेलेंस करके, जो खराब एलिमेंट्स है, जो मिले हुए एलिमेंट्स है हार्डकोर टेररिस्ट के साथ, उनको राउंड अप करना बहुत जरूरी है। मैं इतना कहते हुए ये भी बोलूंगा कि फौज का क्या डॉक्ट्रिन है, क्या कॉन्सेप्ट है, वेलवेट ग्लव एंड आयरन फिस्ट। ये मौका है आयरन फिस्ट का। वेलवेट ग्लव हमने बहुत देर तक दिखाया, सद्भावना रैली, सद्भावना स्कीम्स हमने बहुत की इस एरिया में। क्यों नहीं ये जो लोकल पॉपुलेशन अभी तक साथ दे रही है, उनको क्या फायदा मिल रहा है, एक टूटा हुआ बिखरता हुआ देश से उनको क्या फायदा हो सकता है, ये क्यों नहीं हम समझाते उनको। जी, एक चीज और सर, क्या, क्योंकि हमने उड़ी देखा सर, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर हम पुलवामा देखते हैं, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक होती है। क्या एक और सर्जरी करने का वक्त आ चुका है, और ये सर्जरी ऐसी हो कि जिसका दर्द 4-5 साल नहीं, कम से कम 50 साल रहे? राजेश, जिसको आप बोल रहे हैं ये सर्जिकल एक्शन जो हम बोलते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, ये जो कैरी आउट होती है ये फौज के जो हमारे हायर मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके ऊपर और सरकार के ऊपर डिसीजन मेकिंग में उनकी जिम्मेवारी बनती है। और वो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, अभी ये तो मैं समझता हूँ हाईएस्ट लेवल, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये जो सीसीएस है वो बैठ के इसके ऊपर डिसीजन लेंगे विद द एडवाइस ऑफ द आर्मी। और अगर हमें, जैसे मैं बोल रहा था, हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी आने हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नेचुरली मिलेंगे इसमें, क्योंकि एयरफोर्स का भी इसमें हाथ होगा। तो मैं समझता हूँ एक जॉइंट ऑपरेशन करना विद पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत जरूरी है। तो एक्शन सर्जिकल स्ट्राइक का कब किया जाएगा, मैं समझता हूँ टाइम ऑफ ओन चूजिंग, प्लेस ऑफ ओन चूजिंग होगी। ना तो पब्लिक को पता लगेगा, आपको, मेरे को, और ना ही पता लगना चाहिए। जिस दिन हो गया पाकिस्तान बताएगा कि वो हमारे ऊपर क्या हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, इतना घातक एक्शन करना चाहिए अभी हमें। ये जो सीज फायर वगैरह जो ये हमारी अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुई है उसको हमें उठा देना चाहिए। और जब तक हम इस देश को अच्छी तरह, कारगर तरीके से, अच्छी तरह स्ट्राइक्स करें, अक्रॉस द एलसी करें, हर वक्त करें, तब तक ये सबक नहीं सीखेगा। कुछ समय पहले ये सीखा था, फिर ये सर उठाता है। क्यों उठा रहा है कि मेरा बचाव तो इसी में है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को मैं अगर रखूंगा ऊपर तो ठीक है, चीन का क्या है वहां पे, सी पैक में देखो कितनी मुसीबतें आई हुई हैं। पाकिस्तान के वहां पे उन्होंने केस किए हैं बलूचिस्तान में चीनियों के बरखिलाफ। तो पाकिस्तान बहुत हिला हुआ स्टेट है। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका दोनों ये फाइनेंशियल एड, मिलिट्री एड देते हैं, क्योंकि उनके बाकी मुद्दे पूरे होते हैं सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान में। एक दूसरे को, चीन को दबाने के लिए अमेरिका करता है, चीन अमेरिका को दबाने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, और ये खेल खिलाड़ियों का चली आ रहा है। पर पॉन्स कौन है? ये पॉन्स हमारे जवान बन रहे हैं, हमारी फौज के जवान, हमारे जूनियर कमांडर्स ये बन रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल,
मेजर जनरल एसबीपी सिंह, जो बड़ा अहम सवाल है सर, क्योंकि लंबा सर्व आपने पुंछ में किया है, वहां पे बहुत अच्छी आपकी पकड़ भी है सर। 90 का दशक वहां पर काफी गर्म था पुंछ राजौरी, और उसके बाद आतंकवाद का 2000 आते आते वहां पर सफाया हो गया, सेना को बड़ी सफलता वहां पे मिली, और उसके बाद 20 साल तक वहां पे बहुत अच्छे से सब शांति कायम रही। हम देखते रहेंगे कश्मीर में, कुपवाड़ा में, उस तरफ जो है अनंतनाग में आतंकी हमले होते थे, लेकिन इस बेल्ट में नहीं होता था सर। लेकिन 2021 के बाद अचानक से यहाँ पे बैट हमले भी बढ़े हैं, अचानक से यहाँ पे मिलिटेंट अटैक भी बढ़े हैं, और आर्मी के ऊपर निशाना सीधे तौर पे हमला भी काफी ज्यादा बढ़ा है। क्या इसके पीछे का कारण आप देख पा रहे हैं सर? देखिए राजेश, ये इलाका जो राजौरी पुंछ का, ये साउथ ऑफ पीर पंजाल कहलाता है। और ये जी साउथ ऑफ पीर पंजाल जब आप बोलते हैं तो एक इसको रास्ता टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को पाकिस्तान की तरफ से वहाँ वैली में जाने के लिए भी मिलता है, और ये छोटा रास्ता भी पड़ता है। तो इसको इस्तेमाल जी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमेशा इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मिलिटेंसी, टेररिज्म पाकिस्तान के हाथों से कभी ख़त्म नहीं होगी। हमें ये एफ्सपा वगैरह की ज़रूरत नहीं है उठाने के लिए। हमका फ़ौज को हर वक्त कड़ी नज़र के साथ काम करना है, जैसे कि दुश्मन हर वक्त, हर जगह, हर समय है। अभी आपका ये सवाल जरा फिर से रिपीट करें, जो आपने आखिर में बोला था, ये पॉइंट आपने आखिर में मैंने पूछा था, फिर से रिपीट करें मेरी तरफ। क्योंकि कुछ राजौरी का जो इलाका है ना साहब, ये बेल्ट बहुत शांत थी 2000 के बाद से, 20 साल तक ये बहुत शांत रही, लेकिन अचानक से यहाँ पे मिलिटेंसी जिंदा हुई है। क्या ये पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है? देखिए, इसमें क्या हुआ था कि हमारी तरफ से, आपको याद है 2018 को आपने जिक्र किया है, उस समय था कि जब हमने बोला था कि विलेज डिफेंस गार्ड से भी हथियार वापस ले लो, जी और हथियार उनसे वापस लिए गए थे कि भाई अभी शांति आ रही है। शांति नहीं आ सकती, उनको तो काम करना है, आपको रेगुलर ट्रेनिंग कर रही है उनके साथ। तो मैं समझता हूं कि ये एरिया पहले भी काफी एक्टिव रहा है, खास करके पुंछ सूरनकोट का जो एरिया है, ये बेल्ट है ना, जो आपने सुना हुआ है, मेंढर का एरिया, हिल टॉप वगैरह एरिया जो है, केजी, कृष्णा घाटी, ये पुंछ एरिया, ये बड़े एक्टिव रहे हैं टेररिज्म में। सूरनकोट, और सूरनकोट खास करके एक बहुत ही सेंसिटिव स्पॉट है, जिसमें उस पॉपुलेशन को, रेडिकल एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, उसके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो एरिया है अभी जहाँ भी किस्सा हुआ है, ये सूरनकोट के नज़दीक ही पड़ता है। इसमें दो पैरेलल रोड है, एक तो बीजी पुंछ जाती है, एक पिछली जाती है, पिछली रोड भी जाती है डीकेजी, डेरा की गली, वो जाके पुंछ में मिलती है। तो ये जो एरिया, इस एरिया में बहुत डेंस फॉरेस्ट भी जैसे है, तो इसके ऊपर कंट्रोल रखना, हम कैसे बोल सकते हैं हम अपना गार्ड डाउन कर सकते हैं? देखो, हमने रोमियो फोर्स वहां पे रेस की थी, हमारी 25 इन्फेंट्री डिवीजन वहां पे है, उसके बाद हमने रोमियो फोर्स रेस की। क्यों की? क्या हमें जरूरत थी? रोमियो फोर्स की जरूरत अभी आगे मैं समझता हूं हमेशा रहेगी, जब तक पाकिस्तान बिल्कुल टूट नहीं जाता, जब तक ये हमारे को पूरा एक्शन करके रखना चाहिए। और मैं तो बहुत समझता हूं कि सख्ती के साथ करना चाहिए, जो इनके साथ अभी वो बिलावल भुट्टो जरदारी, वो अनाउंस करते हैं कि एससीओ की मीटिंग में आएगा गोवा में 4 और 5 मई को, और साथ में उसी दिन ये एक्शन हो गया। क्या इसका कुछ मेल मिलाप है, कुछ कोऑर्डिनेशन है? क्या उन्होंने, मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या उन्होंने चाइना से सबक सीखा है? शी जिनपिंग इंडिया में आता है, उधर वो चुमार एरिया में आके या लद्दाख में आके वो बंदे अंदर आ जाते हैं, उधर हमारे प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाना हो रहा है। तो ये भी हाथ मिलाने आ रहा है, इसकी हमें ट्रिप कैंसिल करनी चाहिए। एससीओ के बाकी देशों को पता लेना चाहिए कि एक ये टेररिस्ट स्टेट है, एक्सपोर्टर स्टेट है, जिसके बैकयार्ड में सांप पलते हैं। ये एससीओ को भी सामने फिर से लाना चाहिए हमें पॉइंट। जी, मेरा बस एक आखिरी सवाल साहब, वहां से आर्मी को पीछे किए जाने की बातें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों को वहां की जिम्मेदारी अब जम्मू कश्मीर की दी जाएगी। आपने भी ये पॉइंट बीच में उठाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी अगले 10 से 15 साल इस प्रकार का स्टेप उठाने की जरूरत है। आप ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो चुका है,
आप खतरा नहीं मोड़ ले सकते सर? नहीं, मैं इसको कभी भी इसके साथ सहमत नहीं होऊंगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेज या सीआरपीएफ वगैरह को एरिया हैंडओवर किया जाए। जो फौज की ट्रेनिंग है, जो फौज के एक्शन है, जो फौज की नेशनलिज्म है, और जिस तरीके से पेश आ रहा है 1990 से, और हम विश्व में सबसे नंबर 1 मिलिट्री आर्मी समझे जाते हैं, माने जाते हैं, सिखाते हैं दूसरे देशों को कि कैसे काउंटर टेररिज्म करनी है। तो मैं नहीं समझता कि ये मिलिट्री से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाए, बिकॉज हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बुरा एडवर्स असर पड़ेगा। मैं इस चीज के साथ सहमत नहीं हूं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू, जय हिंद। आपको इतने अच्छे से इससे कोई चीजें समझा नहीं सकता। शुक्रिया साहब। मेरा यही उम्मीद है कि इस टाइम हिंद फौज आगे बढ़ाएगी एक्शन और इन पाकिस्तान साइड और उनके टेररिस्ट कैंप को पूरा नष्ट कर दे। जी बिल्कुल साहब, यही उम्मीद मेरे को भी है साहब। जय हिंद साहब, थैंक यू साहब।